वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल भारत के इतिहास की, जो कि आपके स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य, जो कि टॉप 100 प्रश्न के साथ हम गुप्त साम्राज्य के क्वेश्चन देने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी। लगभग जो है अप्रैल तक इसकी विज्ञप्ति आने की संभावना है, तो पहले से तैयारी में जुट जाइए। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है, डेली लाइव आपको 9 बजे अब टॉपिक वाइज स्कूल व्याख्याता के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चन, यानी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखिए, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपका जो है मुगल साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो इनका क्रम देखिए। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच। कौन आते हैं? घटोत्कच। उसके बाद जो है गुप्त वंश की वास्तविक जो है स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन करते हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, तो मैं सीधा सी लिख रहा हूं चंद्रगुप्त के बारे में। तो 320 ईस्वी में, ठीक है, इनने क्या किया था? वास्तविक स्थापना की थी गुप्त वंश की। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी बने थे समुद्रगुप्त। कौन बने थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या बने? जो इनके उत्तराधिकारी बने कि इनके चंद्रगुप्त फर्स्ट के, लगभग 330 ईस्वी में। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। लगभग कब बना था? 380 ईस्वी के आसपास। इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त, जिसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, कुमारगुप्त ने लगभग 415 से 454 ईस्वी तक इसने शासन किया था। उसके बाद बात करें तो उसके बाद इसका शासन आता है स्कंदगुप्त का। कौन आता है? स्कंदगुप्त। ठीक है, कौन आता है? स्कंदगुप्त। ये आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त आता है लगभग 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, तो ये था विष्णुगुप्त। ये आपको याद रखना है। कौन था? विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त है जो किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त किसके सामंत थे। ये आपको याद रखना है, किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला ऐसा कौन सा शासक है गुप्त वंश का? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था यहाँ पे? चंद्रगुप्त प्रथम है। ये कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और अगर आपसे इसका पूछ ले शासक, तो 319 ईस्वी से लेकर इसने 335 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश में शासन किया था। आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची सेकंड व सूची फर्स्ट, इस प्रकार के मैं क्वेश्चन ज्यादातर लेकर आया हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अब एग्जाम में डाले जा रहे हैं। देखिए, पहला है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख दिया गया है कि किन शासकों से संबंधित है? ये विल्संड जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मंदसौर लेख किस शासक से संबंधित है? हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, हम चर्चा करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, इसमें था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, ठीक है, और बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम इसका पीछे, देखिए क्या इसका आंसर सही होगा। देखिए, ये जो प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति है अभिलेख है, ये है समुद्रगुप्त से संबंधित। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ये याद कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि विल्संड ये किससे संबंधित है,
ये है कुमार गुप्त से। अगर आपसे पूछ ले B3 जो इला अभिलेख है, ये है स्कंद गुप्त से संबंधित, यानी सारे सही है। तो मंदसौर लेख से वधु वर्मन, तो ये सारे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आर्यभट्ट, गुप्त वंश के टाइम आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति थे जो क्या थे, खगोल विज्ञानी थे और गणितज्ञ थे। आपको पता है कि आर्यभट्ट ने एक कौन सा सिद्धांत दिया, सूर्य सिद्धांत। कौन सा? सूर्य सिद्धांत दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो सूर्य सिद्धांत दिया, और ये कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र के निवासी थे। कुसुमपुरा जो स्थान था वहां के निवासी थे आर्यभट्ट। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। जब गुप्त शासक चलता था उस टाइम इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? अब किसने कहा था? ये थे V.S. स्मिथ। इन्होंने क्या कहा था, यानी किसकी विजय से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लगभग इनके शासन की बात करें तो 335 ईस्वी 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक इनका शासक रहा था। ये आपको याद रखना है। ये कौन थे समुद्रगुप्त की बात करें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। कौन था? जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसका क्या था? ये पुत्र था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक अगर आपसे पूछ ले, इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। पूछ लिया जाता है कि कविराज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है कविराज। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये आपको याद रखना है। और हरिसेन के प्रशस्ति काव्य के अंदर, प्रकार प्रशस्ति के अंदर इन्हें क्या कहा जाता था? कविराज कहा गया था। आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वेरी मोस्ट कर लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो गुप्त वंश का ऐसा राजा कौन सा जिसने क्या किया? हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। वो कौन था? तो ये था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त था। जो शासक किया था इसने, स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से लेकर लगभग 467 ईस्वी तक इसने स्कंदगुप्त ने शासन किया था। और ये कब बना था? ये जो कुमार गुप्त था। कौन था? कुमार गुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद ये शासन बना था। और इसने जो चंद्रगुप्त प्रथम की एक झील बनवाई गई थी, सुदर्शन झील। क्या बनाई गई थी? सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण पुनः द्वार करवाया था इसने। निर्माण नहीं करवाया था इसने, क्या करवाया था? उसको दोबारा तैयार करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले एक कैहोम, क्या आ जाएगा? कैहोम अभिलेख। ये किससे संबंधित है? स्तंभ लेख। कैहोम स्तंभ लेख में इस स्कंदगुप्त को क्या कहा गया था? शक्रादित्य का क्या कहा गया था? शक्रादित्य कहा गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक था जूनागढ़ का अभिलेख जिसमें इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था श्री परिस पसवा। ये कहा गया था इसे जूनागढ़ अभिलेख में। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किसके लिए था? तो ये कला व स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जो कि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और टॉपिक भी आपके ये दिया गया है कि गुप्त जो साम्राज्य है उसकी कला व स्थापत्य के बारे में जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सब क्वेश्चन मैं दूंगा, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो ये अजंता महाराष्ट्र के अंदर गुफाएं हैं। तो ये कलाकृतियां किससे संबंधित थी? हड़प्पा से, मौर्य काल से, बुद्ध से, गुप्त काल से। ये आपको पता है कि गुप्त काल से थी। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। ये आपको याद रखना है, अजंता। ठीक है, ये अजंता जो है किससे संबंधित थी? गुप्त काल से संबंधित है। आपको पता है कि गुप्त काल के अंदर कुछ मंदिर बनवाए गए थे, जैसे दशा अवतार मंदिर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दशा अवतार मंदिर ये झांसी उत्तर प्रदेश में था। एक पूछा जाता है कि तिगवा का मंदिर।
तिगवा का मंदिर, ये कहाँ पे था, ये था मध्य प्रदेश में। भूगरा का शिव मंदिर, ठीक है, और भीतर गांव का ईंटों से बना हुआ यूपी के अंदर मंदिर है। तो लगभग ज्यादा मंदिर वो किस देवता से बने हैं, लगभग विष्णु मंदिर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु मंदिर लगभग जो है गुप्त काल के अंदर बने हुए थे, ठीक है। ये आपको याद है, एरण का विष्णु मंदिर और नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, इस प्रकार के मंदिर बने हुए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि किसके राज कवि थे, तो ये माने जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे क्या कहा जाता था, विक्रमादित्य कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। यानी इसके शासनकाल में कौन थे, कवि कालिदास थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आपको पता है कि चंद्र कालिदास की कुछ नाटक भी हैं, कुछ पुस्तकें भी हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, चर्चित पुस्तकें हैं। आपको पता है जैसे ऋतु संहार है, इनकी पुस्तक है कौन सी, ऋतु संहार, एक पुस्तक हो जाएगी इनकी ऋतु संहार, ठीक है। और एक पुस्तक है इनकी जैसे मेघदूत, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है, कौन सी, मेघदूत। और एक पूछी जाती है इनकी कुमार संभव, ये भी पूछा जाता है, कौन सी, कुमार संभव, ये भी कालिदास की है, आपको मिलान चिन्ह में मिल सकती है, ठीक है। और रघुवंश, ये भी आपको मिल सकती है, कौन सी, रघुवंश, ठीक है, ये भी आपको इसमें मिल सकती है। और इनके 3 नाटक हैं, उनकी चर्चा करें कि कौन कौन से इनके 3 नाटक हैं। देखिए, इनके नाटक की बात करें तो 3 नाटक है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले नाटक की बात करूं तो इनका है एक विक्रमोवंशीय, कौन सा, विक्रमोवंशीय, पहला नाटक है इनका। 3 नाटक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला नाटक तो है विक्रमोवंशीय, और दूसरा है माल विकास अग्निमित्र, कौन सा, माल विकास, ये संस्कृत में है सारे, माल विकास अग्निमित्र, माल विकास क्या है, अग्निमित्र, ठीक है। ये इनका नाटक। एक जो बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये इनका नाटक है प्रसिद्ध। ये इनके 3 नाटक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक है। तो ये 3 नाटक आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये किसके शासनकाल में, कुछ विद्वानों ने माने थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से, शैव धर्म से। तो ये लगभग जो अजंता के जो चित्र बने हुए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित बने हुए हैं। कौन से, बौद्ध धर्म से संबंधित बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 13 नंबर, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर गुप्त युग की बात हो रही है, तो जो विश्वविद्यालय था वो कौन था, नालंदा। तो ये आपको याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने। किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है, लगभग 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और कुमारगुप्त कौन था, ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। और ये वर्तमान में है कहाँ पे, ये है बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में है ये, नालंदा विश्वविद्यालय एग्जाम में पूछा जाए तो। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, ये आ गया, मैंने बताया था पहले मिलान चिन्ह। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण जो अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है, ये है भानुगुप्त से। ये पक्का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एक ही है क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम वह सती होने का प्रमाण मिलता है इस एरण अभिलेख से, यानी इनके शासन काल में, ठीक है। ये एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है एरण अभिलेख इनसे संबंधित है, तो भानुगुप्त से, ठीक है। ये एरण अभिलेख कहां से है, ये है एमपी के अंदर, एमपी के अंदर है सागर जिला, वहां पे ये एरण अभिलेख है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और एरण का विष्णु मंदिर भी कहां पे है, एमपी के अंदर है। ये आपको वेरी मोस्ट कर लेना फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे जो फाइयान है, फाइयान किसके शासनकाल में आया था, भारत आया था। जो फाइयान है चीनी बौद्ध यात्री था, ये हमारे किस शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं क्योंकि फर्स्ट भी दिया होता है और सेकंड भी, तो फाइयान के आगे सेकंड लगा लेना और चंद्रगुप्त सेकंड है ही, ठीक है। फाइयान सेकंड यानी चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। ये चीनी बौद्ध यात्री था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये पूछा जाता है।
तो आपको पता है कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बात करेंगे, फाइयान जो चीनी बौद्ध यात्री था, फाइयान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का, बर्मा का। ये बर्मा स्थान है म्यांमार में, तो ये चीन का एक बौद्ध यात्री था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? अब आपको सेतुबंध याद कर लेना है, ये सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवरसेन की सेकंड की है। ये किस वंश का शासक था? ये था वाकाटक का। इसका वाकाटक का शासक था। आगे बात करेंगे 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? किस गुप्त काल शासक को क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। ये कहा जाता था किसको? समुद्रगुप्त को। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 20 नंबर, देखिए स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? ये एग्जाम में पूछा गया है। सक्रोपम मैंने पहले भी बता दिया आपको। सक्रोपम ये कहा गया है काहोम स्तंभ अभिलेख के अंदर, इसे क्या कहा गया है? सक्रोपम। एक था जूनागढ़ अभिलेख में, ये किससे संबंधित है? ये भी स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये इसमें कहा गया था इसको सिरी, मैंने पहले भी बता दिया आपको, सिरी परिक्षिप्त, इस प्रकार नाम है इसका, परिक्षिप्त वक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए 21 नंबर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? देखिए कहां पे, कौन है श्रीलंका के राजा है, कौन है? मेघवर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त यानी से अनुमति मांगी थी। कहां पे? तो ये एग्जाम में पूछा गया है, बोध गया के अंदर। कहां पे? बोध गया के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए 22 नंबर, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में ही माना जाता है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म कहां से हुआ सर्वप्रथम? तो गुप्त काल से हुआ है, आपको पता है। तो देवगढ़, एक याद रखना, देवगढ़ का मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मैं कहता हूँ मंदिर है यहाँ पे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और एरन का विष्णु मंदिर और कुछ इस प्रकार के मंदिर है जो बने हुए हैं, जो कि इनकी कलाकृतियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आगे बात करते हैं 23 नंबर, देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यानी जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसे विक्रमादित्य कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि उसने धारण कब की थी? ये उसने धारण की थी शकों को उन्मूलन करने के बाद, यानी शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 24 नंबर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? गुप्त काल के सर्वाधिक कौन से थे? विष्णु थे, क्योंकि इनके लगभग मंदिर विष्णु से निर्मित है, विष्णु देवता के निर्मित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? विष्णु से संबंधित। आगे देखिए, जिन विद्यार्थियों के ईओ और आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों की मिक्स आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। प्रताप क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपके 50 रुपए प्राइज रहेंगे और इसमें आपका सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ले लीजिए और इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपसे कोई दिक्कत हो इसमें तो आप हेल्पलाइन नंबर दिए गए इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जो ईआरओ की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था 13 मार्च को, उसमें से हमारा इंडिया और राजस्थान का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 20 नंबर का काम करता है ये, ठीक है। ये आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है करंट अफेयर्स। जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। देखिए फिर चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन था, क्लियर कर लिया 25 नंबर। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आ रही है। इसने किस विजय के उपरांत ही इन्होंने क्या किया था? चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो इन्होंने किए थे, तो किसको? शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मेहरौली दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। कौन सा है? मेहरौली का जो लोहा स्तंभ निर्माण है दिल्ली के अंदर है और ये चतुर्थ सदी के अंदर निर्माण हुआ था। आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। फाहियान और ह्वेनसांग ने
किन किन राज्यों के शासकों के साथ काम किया या किन किन राज्यों को देखा था, तो देखिए फाहियान की बात आ रही है, एक और है हवेनसो। तो ये किन किन के ये थे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और एक हर्ष की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थे चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, तो हवेंद्र सिंह किसके शासनकाल में आया था, मैंने था फाहियान के आगे सेकंड लगा लेना, और चंद्रगुप्त सेकंड और एक हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 28 नंबर, धन्वंतरी क्या है, धन्वंतरी से धन्वंतरी कौन थे। ठीक है, ये शब्दावली है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये है कौन थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, कि राज दरबार में जो नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे उसे धन्वंतरी कहा जाता था। ये बेस्ट शब्दावली है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, तो ये थी राजतंत्रात्मक। क्या थी, राजतंत्रात्मक गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। आगे बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, बात करें फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है इसका, फू कू की में निम्न में से किसे किसका विवरण नहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध धर्म राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों व विहारों का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंदर बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलते हैं, जो फाहियान की रचित पुस्तक है फोकियू। ठीक है, यह है फोकियू पुस्तक के अंदर, ये पुस्तक किसकी है, फाहियान की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए 31 नंबर, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है, भीतरी गांव का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। इसमें जो बेस्ट मंदिर बना हुआ है वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, और ये विष्णु मंदिर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, जो यानी लगभग अजंता की गुफाएं लगभग 29 गुफाएं बनी हुई है। इस गुफाओं में, इन 29 गुफाओं में पूछा गया है कि गुप्त काल में कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो इसमें 16 और 17 और 19 नंबर जो गुफाएं हैं वो क्या बनी हुई है, गुप्त काल में बनी हुई है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो 16 नंबर है, इसके जो 16 नंबर गुफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है माता व शिशु से संबंधित है। ये गुफा कौन सी है, माता व शिशु से संबंधित है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं 33 नंबर, देखिए अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासनकाल के दरबार से जुड़े थे। अब आपको याद रखना है, जो अमरकोश है इसके लेखक कौन है, अमर सिंह है, लेकिन ये किसके शासनकाल के लगभग थे, किसके शासनकाल में थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्या था, एक अमरकोश क्या था, संस्कृत का विश्वकोश था। ठीक है, इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है, अमरकोश को। आगे बात करते हैं 34 नंबर, गुप्त संवत यानी 319 से 320 ईस्वी का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको पता है किसे दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए 35 नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। सर्वप्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने गुप्त वंश की शुरुआत की, किस उपलक्ष्य में किया था, तो इन्होंने किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इनके रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। आगे बात करते हैं, देखिए 36 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, ये किस शासक का दरबारी कवि था, ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था कौन सा, हरिसेन। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है किसको, गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है, तो ये है कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे
जो है भारत का, प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ का जो धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ये गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। आगे बात करते हैं 39 नंबर कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा बनी हुई थी उन्हें दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। आगे बात करते हैं 40 नंबर, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव जो महाकाव्य है किस कवि ने लिखा? ये किसका है कुमार संभव? ये याद कर लेना, ये है कालिदास का। किसका है? कालिदास का। ठीक है, कुमार संभव मैंने पहले भी बताया था आपको, ये है कालिदास का। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, इस प्रकार इनके सारे जो है रचित है। आगे बात करेंगे 41 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग माना जाता है गुप्त काल में ही हुआ था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा लगभग 5वीं शताब्दी में बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। आगे बात करेंगे, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ये मोस्ट कर लेना, वेरी मोस्ट कर लेना कि जो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी वो थी उपज का छठा भाग। उपज का क्या था? छठा भाग, यानी 1/4 से लेकर कितने तक? 1/6 भाग जो है भू राजस्व दर होती थी गुप्त युग के अंदर। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों की क्रमिक पतन, तो ये आपको पता है किस काल में? गुप्त काल के अंदर। आगे बात करेंगे 44 नंबर, किस वंश के शासकों ने मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश? आपको पता है कि गुप्त वंश ने ही जो है मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। आपको पता है कि यहाँ की कलाकृति लगभग मंदिरों से निर्मित है। आगे बात करेंगे 45 नंबर, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? जो मेहरौली दिल्ली के अंदर लोहा स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? ये बनाया गया था चंद्र, यानी चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त। आगे बात करेंगे 46 नंबर, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक नायक कौन था? इसका देखिए, पूछ लिया इसने। इसके 3 नाटक थे, आपको पता है, अभिज्ञान शकुंतलम, एक मालविका अग्निमित्र, एक और था। तो इसमें इसने पूछा है कि इसमें नायक कौन था? तो इसमें नायक था, कौन था? इसने पूछा है मालविका अग्निमित्र, इसके अंदर इसका नायक था अग्निमित्र। कौन था? इसके नायक का नाम क्या था? अग्निमित्र था। आगे बात करेंगे, देखिए, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? किसकी बात हो रही है? समुद्रगुप्त की। और इनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है प्रयाग अभिलेख के अंदर। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग अभिलेख में मिलता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। आगे बात करेंगे, देखिए, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम भी लगभग स्त्रियों की बराबरी पुरुषों से होती थी, तो गुप्त काल में होती थी। यही बेस्ट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे 49 नंबर, कौन सा राजवंश हुरणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुरणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये गुप्त काल हुआ था, आपको पता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मैंने 3 पहले बता दिए। देखिए, एक था मालविकाग्निमित्र, ये था, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी था, और विक्रमोर्वशीयम ये भी था। तो जानकी हरण कालिदास का नहीं था। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा रहे हैं, तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? यानी अजंता की जो गुफाएं हैं वो उस प्रकार की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ बनी हुई है? ये बनी हुई है बाघ, जिसे धार ये स्थान है, यहाँ पे ही क्या है, इस प्रकार की लगभग अजंता जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, इसी प्रकार की गुफाएं कहाँ बनी हुई है? मध्य प्रदेश के बाघ और धार में बनी हुई है। आगे बात करते हैं 52 नंबर, गुप्त वंश ने कब तक यानी किस अवधि में शासन किया था? देखिए, गुप्त वंश की बात आ रही है तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 319 से लेकर
500 ईस्वी तक जो है गुप्त वंश ने शासन किया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें और सीईटी के एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम चुन चुन के एनसीईआरटी से संबंधित इसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं। प्राइस इसका 50 रुपए है और टॉपिक वाइज आपको जो है इसमें टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी। इसमें पहले महाद्वीप महासागर, पहले विश्व का मिलेगा, उसके बाद इंडिया जीके का। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो प्रताप क्लासेस से जुड़ जाइए और आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। कब हुई थी? गुप्त काल के अंदर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? किसकी भाषा में? यूरोपीय भाषा में। तो कौन सा था? ये एग्जाम में पूछा गया है। ये ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक था किसका? कालिदास का नाटक था, ठीक है, कालिदास का ये नाटक था। ये क्या है कि यूरोपीय भाषा में अनुदित व अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था ये। आगे बात करेंगे, देखिए 56 नंबर, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? सती प्रथा का मैंने पहले भी बताया था, कौन से अभिलेख से मिलता है? एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख का संबंध किससे था? भानुगुप्त से था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, भानुगुप्त से संबंधित था ये एरण अभिलेख, और सती प्रथा का पहला उल्लेख यहां से मिलता है। आगे बात करेंगे, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम से लगाइए। देखिए इसमें क्रम बताना है, ठीक है, इसमें क्रम बताना है कि पहले शासक कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। देखिए इसकी हम चर्चा करें, पहले आएगा देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, एक आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम, फिर आ जाएगा समुद्रगुप्त, मैंने बताया था आपको पहले, क्रम पहले बताया था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त, और उसके बाद कौन आ जाएगा? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 और 3 4 5, ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, सबसे बड़ा ढेर की बात आए, ये बयाना भरतपुर में, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आपको पता है कि कुमार गुप्त को गुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक माना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए कथन दिया गया 60 नंबर, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन ए कहता है, और कथन आर कहता है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। यानी यहाँ पे क्या है कि लगभग सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। देखिए हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए इसमें दिया गया है, ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अब की बार फर्स्ट ग्रेड में, देख लो, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें बात करें तो पहले तो बात करें तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, सही है, लेकिन क्या है तो किंतु क्या है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है कथन तो, लेकिन जो आर की व्याख्या है वो ए सही नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? जो गुप्त काल है वो उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो वो होता था ताम्रलिप्ति। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है, ताम्रलिप्ति, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये इनका पतन था ताम्रलिप्ति। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता क्योंकि एकमात्र था ये। आगे बात करेंगे 62 नंबर, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा तो दिनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। दोबारा आ गया क्वेश्चन,
फिर हमें तो रिवीजन करना है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, विशाख दत्त, वराहमिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, इनसे लेटर मिलाना है कि इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से था। ठीक है, देखिए विशाख दत्त कौन थे? नाटककार थे। और वराहमिहिर कौन थे? एक खगोल विज्ञान थे। और चरक की बात करें तो एक चिकित्सक थे। और ये ब्रह्मगुप्त कौन थे? एक गणित थे। इनका जो क्रम हम आगे देख लेते हैं, क्या बनता है इनका क्रम, हमने मिलान कर दिया है। देखिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी एक का दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, पीछे देखें तो देखिए इसमें विशाख दत्त कौन थे? एक नाटककार थे। वराहमिहिर कौन थे? एक खगोल विज्ञानी थे। चरक कौन थे? चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त एक गणित के क्षेत्र से थे। ये आगे बात करेंगे। देखिए 64 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ये था उज्जैन। ये एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। आगे बात करते हैं 65 नंबर, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? देखिए बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि जो कालिदास की कौन सी ऐसी कृति है जिसकी गिनती क्या है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बना बनाकर एग्जाम में डाले जाते हैं। तो यह है अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम इनका नाटक था। आगे बात करेंगे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ये गुप्त युग को था, आपको पता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 67 नंबर, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना, कुरणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। तो इसका मेन कारण क्या था? तो इसका कारण था देखिए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का एक तो दुर्बल होना, हुरणों का आक्रमण। ठीक है, और ये था इसका मेन कारण था कि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह है। ये इसका मेन कारण नहीं था, बाकी सारे कारण थे। ठीक है, गुप्त काल की। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृतियों में अंकित किया? बेस्ट कर लेना, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन था ये था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो कौन था? वो था आर्यभट्ट। ठीक है, कौन थे? आर्यभट्ट। आगे बात करेंगे, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, क्योंकि गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। तो देखिए नवनीतकम, नवनीतकम ये पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चिकित्सा से संबंधित था। किससे? चिकित्सा से संबंधित था। आगे बात करते हैं, देखिए 71 नंबर, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? किसने तांबे के सिक्के जारी किए थे? ऐसा कौन सा शासक था गुप्त काल का? तो वो था समुद्रगुप्त। कौन था? रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त शासक था। आगे बात करेंगे, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें शासक दिए हुए हैं और अभिलेख दिए गए हैं। देखिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त। पहले बात करें तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रयाग प्रशस्ति तो आपको पता है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो ये है महरौली लोह स्तंभ लेख से। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है भीतरी स्तंभ लेख से। बुद्धगुप्त की बात करें तो पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। अब आपको याद क्या रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से था? समुद्रगुप्त से। महरौली लोह स्तंभ के लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। भीतरी स्तंभ लेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। और पहाड़पुर जो ताम्रपत्र है वो उनका संबंध है बुद्धगुप्त से संबंधित। देखिए आगे हम देखते हैं ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का बी और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका देखिए ए का 1, बी का 2 और सी का 4, ये नहीं होगा। ए का 4,
ए का 2, बी का 1 और थोड़ा सा हम देख लेते हैं पीछे, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसमें था 72 नंबर क्वेश्चन था कि समुद्रगुप्त का संबंध था प्रयाग प्रशस्ति से, और तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए 73 नंबर फिर आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट है मुद्रा के प्रकार और सूची सेकंड है शासक। यानी अब यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, सभी क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं सूची के साथ से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रह जाए। देखिए मुद्रा का प्रकार है कुमार देवी प्रकार, वीणा वादक, चक्कर विक्रम प्रकार और कार्तिकेय प्रकार। आपको बताना है किस शासक से संबंधित थे। गजब के क्वेश्चन है, ऐसे तो पूछ लिया जाता है कि वीणा वादक का संबंध आपको पता है कि समुद्रगुप्त से था, ये तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चक्कर विक्रम प्रकार ये किससे संबंधित था, तो ये आपको हमें सब जो है याद करने हैं। इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कुमार देवी का संबंध था चंद्रगुप्त से, और वीणा वादक का संबंध मैंने बता दिया समुद्रगुप्त से था, और इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से चक्र विक्रम। ठीक है, और कार्तिकेय प्रकार था, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 और 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे ऑप्शन में देखते हैं या नहीं है, तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, फिर आ गया 74 नंबर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलाना है। इसमें दिया है शासक और उपाधियां, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सिक्कों से रिलेटेड, उपाधियों से रिलेटेड और अभिलेख से रिलेटेड। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसको उपाधि क्या दी गई थी, 74 नंबर क्वेश्चन, इसको उपाधि दी गई थी महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त फर्स्ट को तो महाराजा धीराज कहा गया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, समुद्रगुप्त को कहा गया था अश्वमेव पराक्रम, और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा गया था, इसमें है परम भागवत, और स्कंदगुप्त को सक्रोपम। स्कंदगुप्त को आपको पता है कि को हम जो अभिलेख था उसमें सक्रोपम कहा गया था स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो ये इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, देखिए ये डी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 75 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, इसमें शासक दिए और पत्नी दी हुई है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, रट लेना किसी प्रकार। चंद्रगुप्त फर्स्ट, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रसेन, क्योंकि ये पूछे गए हैं और ये बार बार फिर रिपीट हो जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा नहीं, शॉर्ट टॉप क्वेश्चन तो मैं लेकर आ गया। इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, लिच्छवी इनके नाम पर ही सिक्के बनवाए थे। रामगुप्त की बात करें तो ये इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, और रुद्रसेन की सेकंड की बात करें तो प्रभातावती। ये याद कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए का 1, बी का 2 और सी का 3, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सभी मिलान है। आगे बात करेंगे, देखिए किस गुप्त शासक ने दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, किसने, किस शासक ने की थी कि दक्षिणापंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी, ये था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए सर्व राजोचेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने दान की थी, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, सर्वरा जो चेता, यानी जो, क्या इसका अर्थ क्या होता है कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, ये कौन सा शासक था, तो ये था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। क्या बात है कि अंतिम शक शासक कौन था, रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और किस प्रकार इसने दिया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, अब की बार रचनाकार और रचना दी गई है। देखिए आर्यभट्ट किसकी है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। धन्वंतरी पुस्तक का नाम क्या है, धन्वंतरी पुस्तक का नाम है, क्या हो जाएगा, नवनीतकम
और ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत हो जाएगा, और ब्रह्मवीर का पंच सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, और पंचतंत्र किसकी है? विष्णुगुप्त की, ये आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा की। ठीक है, तो ये इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा, ये याद कर लेना। आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का ए, बी का 2 और इसका ए, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिए सुदर्शन झील जिसका पुनः द्वार किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में दीजिए। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रमन में करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी, यानी दोबारा पुनर्द्वार किसने करवाया था? तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने, इसने स्कंदगुप्त ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, देखिए सूची फिर मिलाना है। अब की बार आया है कि प्रशासकीय विभाजन और प्रशासन। देखिए इसमें एक तो है भुक्ति जिसे कहते थे प्रांत, एक था विषय जिसे कहते थे जिला, और नगर और ग्राम। इसमें हमें मिलान चिन्ह कराना है किस प्रकार इनको विभाजित किया गया था। तो देखिए इसको किया गया था, पहले भुक्ति जो प्रांत है वो था उपरिक के अंदर प्रशासक के रूप में, जिला था विषय गति के रूप में, नगर था नगरपति के रूप में, और ग्राम का था ग्रामिक। इस प्रकार इसके जो है प्रशासक थे। यहाँ जो भुक्ति प्रांत था उसको कहा जाता था उपरिक, और जो विषय जिला था उसको कहा जाता था विषय गति, जो नगर का था उसे नगरपति, और ग्राम का था उसे ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, ये सारे सही हैं, वो सारे याद कर लेना। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए आपके रामबाण क्वेश्चन है ये, इसका आंसर फिर ये हो जाएगा एक। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ठीक है, 82 नंबर। महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री होता था, महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, और विनय स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, महास्पति गज सेना का अध्यक्ष होता था। तो ये आपको बताना है कि इसमें टॉपिक में दिया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का साहित्य व कला, तो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता था, क्या प्रचलित था, क्या चलता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो है ये गलत है। ठीक है, ये महा जो स्पति है गज का सेना अध्यक्ष नहीं होता था, बाकी सही होते थे। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। आगे बात करेंगे 83 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, और उसमें दिया गया क्षेत्र भूमि। ठीक है, और यहाँ पे भूमि आ जाएगी कृषि। देखिए वास्तु भूमि होती है उसे क्या कहते थे? अप्रय भूमि है, अप्रय भूमि इनको क्या कहा जाता था, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। देखिए पहले बात करें, जो खिल भूमि है इसे कहा जाता था कृषि योग्य भूमि, ये याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमें अप्रहत भूमि, इसे कहा जाता था निवास योग्य भूमि। ठीक है, इसके बाद अप्रहत भूमि फिर होता था, इसको कहते थे जंगली भूमि। एक वास्तु भूमि, इसे कहते थे कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। दो, एक ये पूछा जाता है ज्यादातर, खिल भूमि, एक वास्तु भूमि, ये आपको याद रखना है। खिल भूमि तो क्या होता था? कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि की बात करें तो कृषि के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सभी मिलान है लगभग, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है टेक्निक प्रॉब्लम के कारण, तो देख लेते हैं। देखिए ए का इसमें क्या था? ए का था हमारा 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरातार्जुनियम 12वीं, 10 कुमार चरित्र दंडिन, मृच्छकटिकम शूद्रक। हमें इसमें मिलाना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये रवि कीर्ति शर्मा की नहीं है, कीर्ति की, बाकी सारे सही है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए वाघभट्ट और काममदक, विशाखदत्त, भर्तहरि, इसमें सही कौन सा नहीं है? तो इसमें सही नहीं है भर्तहरि मेघदूतम। मेघदूतम किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, ये इसका नहीं है। मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। विशाखदत्त की मुद्रा रक्षक है, और काममदक की है नीतिसार, और वाघभट्ट की है अष्टांग हृदय। आगे बात करेंगे, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलाना है। इसमें दिया गया है श्रेष्ठी क्या था, सार्थक वाक्य क्या का था, कुलिक क्या होता था, कायस्थ क्या होता था, हम चर्चा करेंगे। देखिए श्रेष्ठी होता था साहूकार, श्रेष्ठी को क्या कहा जाता था? साहूकार कहा जाता था। सार्थवाक को कहा जाता था व्यापारी, और कुलिक को कहा जाता था शिल्पी और कारीगर, और कायस्थ को कहा जाता था लेखक।
तो सारे कथन सही है, ये सारे याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम डेली आपको ऑपरेशन, अभियान, अभ्यास और परियोजना से संबंधित और पुरस्कार से संबंधित, खेल प्रदेश से संबंधित, सूचकांक से संबंधित सारे वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आपका एक भी बार नहीं जाने वाला है। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था कि मिहिर कुल का संबंध किससे है? मिहिर कुल का संबंध किससे था? इसका संबंध था हुणों से, हुण शासक से था। आगे बात करते हैं 88 नंबर, कन्नौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे। ठीक है, कन्नौज को सर्वप्रथम क्या प्रदान करने वाले? महता प्रदान करने वाले कौन थे? ये थे मोखरी। क्या हो जाएगा? मोखरी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, देखिए गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे बात करते हैं, देखिए 90 नंबर, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? किसके निकट बना हुआ है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ है, वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? देखिए करंट के भी क्वेश्चन साथ में बने हुए हैं। तो क्योंकि जो उसका क्या है, उसकी उंग रोधकता के कारण, उसकी उंग रोधकता के कारण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं 91 नंबर, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहां पे उपलब्ध है? एक तो अजंता की गुफाओं में बने हुए चित्र, एक और गुप्त काल में बने हुए थे। तो ये बने हुए थे बाघ की गुफाएं। मैंने पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वो लगभग अजंता की गुफाओं के लगभग समान बनी हुई है, ये बाघ की गुफाएं। ठीक है, आगे बात करेंगे पुंड्रवर्धन। पुंड्रवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भक्ति प्रांत उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। ये कहां पे स्थित थी? ये थी उत्तर बंगाल के अंदर स्थित थी। आगे बात करेंगे 93 नंबर, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। आगे बात करते हैं, देखिए 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ में स्थित है। सही है। गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्यालय अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। गुप्त काल में गुप्तचर को चाट या भाट कहा जाता था। तो इसमें असंगत हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में गुप्तचर को चाट या भाट नहीं कहा जाता था। बाकी ये मिलान चिन्ह याद कर लेना। दशावतार मंदिर आपको पता है यूपी में है। गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। गुप्त काल में जो पुलिस विभाग का मुख्य था उसे कहा जाता था अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं 95 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पहले भी बता दिया मैंने आपको। 96 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है वो कितने भागों में बांटा गया है? उसे कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, कौन सा गुप्त शासक एक कुशील वीणा वादक था? तो आपको पता है कौन था? ये क्या था? कुशल वीणा वादक था। तो ये था समुद्रगुप्त, जिसने अपने सिक्कों पर जारी करवाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। मोस्ट का लेना पक्का एग्जाम में छप सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ये थी उज्जैन। कौन सी थी? 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखिए रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो ये भी याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये 10 पूर्व शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। आगे बात करते हैं 100 नंबर लास्ट का क्वेश्चन आज का, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थी। ये आपको याद रखना है। आज के 100 टॉप क्वेश्चन हो गए। जो विद्यार्थी सेंटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ERO की तैयारी कर रहे हैं या सूचना विभाग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ठीक है इंडिया
और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको 50 रुपए में पूरे साल के लिए मंथली वाइज टेस्ट दी जाएगी और प्लस में पीडीएफ फ्री दी जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे आपको जो विद्यार्थी अभी सीईटी का एग्जाम होगा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, विज्ञप्ति आ जाएगी सीईटी स्नातक स्तर पर और सीईटी सीनियर सेकेंड पर। तो आप करंट अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इन लगभग जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पढ़ना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, साथ में मंथली वाइज टेस्ट मिलेगा और पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिलती जाएगी। जैसे जनवरी फरवरी की अभी 2023 की पीडीएफ तैयार हो गई तो आपको ऐप पर मिल जाएगी, मार्च अप्रैल उस प्रकार तैयार होगी, उसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको उपलब्ध होती जाएगी। अगर आपको थोड़ा मिस्टेक लगे तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और डेली जो विद्यार्थी ERO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की जो है रिवीजन क्लास लाइव डेली चलती है। डेली आपको जो है 2022 का करंट अफेयर्स रिवीजन दिया जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को देखें, आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो डेली हम जो है इस प्रकार क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अगला हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी टॉप 100 क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पीछे फर्स्ट ग्रेड में वो मैं साथ में लेकर आऊंगा। और इसके बाद मैं आपको जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मुगल के और राजस्थान हिस्ट्री के, तो सारे मैं आपको पेपर क्लियर करवाने वाला हूं। तो आपकी जीके की तैयारी प्रताप क्लासेस से जुड़ जाइए, मैं अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।